How's the preparation going on for GATE paper? Great. Hello Abhay. Hello Deepak. Hello Naresh. Hello Pepun. Hello Satyaram. Hello Tabish. Hello Shah. हेलो एवरीवन, आप सभी का वापस से अपने लाइव सेशन में स्वागत है। अभी वी आर गोइंग टू स्टार्ट इन जस्ट 2-3 मिनट्स एंड जो संडे का अपना लाइव क्लास रहता है मेटलर्जिकल इंजीनियरिंग पे, वो शुरू होने वाला है। एंड मैं सभी को बता दूं, ये जूम सेशन 40 मिनट्स का होता है। अगर अपनी लाइव क्लास बचती है देन यू हैव टू ज्वाइन rejoin the same Zoom link, okay, which you received on the WhatsApp. So just उसको आप वापस से रिजॉइन कर लेना जब मीटिंग एंड हो जाती है। Okay, give me 2 minutes and then we will start. Just a second. Hello, Sanjeet, are you there? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Your whiteboard is not visible there. Sir, you have to enable, like, you have to give permission to me for screen sharing. Now check. Sir, I hope it's visible now. Yeah, it's visible now. Okay, perfect. Now we can start. Okay. I hope my voice is loud and clear. And if somebody has any doubt in between, they can stop me and ask anytime. Okay. So, first of all, today's topic is non-ferrous extraction. तो ये नॉन फेरस एक्सट्रैक्शन जानने से पहले हमें हर एक मेटल का इंपॉर्टेंस जानना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि अब कोई भी मेटल क्यों प्रोड्यूस करता है, उसके एप्लीकेशंस की वजह से, राइट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल स्टार्ट विद टुडे, सिंस हमारे पास टाइम कम है तो मैं डायरेक्टली टॉपिक पे आऊंगा, मैग्नीशियम। अच्छा देखो भाई, मैं स्टार्ट करता हूँ मैग्नीशियम से, बट सी फर्स्ट ऑफ ऑल ये जो नॉन फेरस एक्सट्रैक्शन है, ये आपका गेट में मतलब टोटल एक्सट्रैक्टिव मेटलर्जी हालांकि 15 से 16 नंबर का होता है, बट दिस नॉन फेरस एक्सट्रैक्शन इन द पास्ट 2 to 3 years, टू लाइक व्हाट टू से, आई मीन 2 MCQs or MSQs, they are like being compulsorily asked in past 2 to 3 years in GATE. So what most students do कि उन्हें लगता है अरे नॉन फेरस एक्सट्रैक्शन तो छोटा सा टॉपिक है, उसे लास्ट में करेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाएगा। बट दिस 2 MSQs or MCQs, you know very well that they are like carrying a weightage of basically 4 to 6 marks, and this 4 to 6 marks out of 100, like they can decide your rank, okay। तो आप इस टॉपिक को प्लीज मतलब इग्नोर मत करना कि माना कि छोटा टॉपिक है बट इम्पोर्टेंट है, राइट। सो प्लीज आप इस टॉपिक को इग्नोर मत करना, और इससे टेस्ट सीरीज वगैरह आप जो भी खरीदोगे कहीं से भी, तो इससे आप रेगुलरली पढ़ते रहना और बुक्स से भी पढ़ते रहना, ओके।
मेरी कोशिश ये रहेगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा पॉइंट्स आपको बता पाऊँ कंसाइज वे में इस क्लास में. So let's talk about magnesium. First of all, what are the uses of magnesium? Talking about magnesium, magnesium का पहला जो यूज होता है वो होता है alloying में, right? So can anybody unmute yourself and tell कि मतलब किस टाइप के alloying में यूज होता है, like where the magnesium is alloyed or where the magnesium is used as the alloying element? Anyone? कई जगह यूज होता है सॉलिड सॉल्यूशन स्ट्रेंथनिंग के लिए, हम मैग्नीशियम को एल्यूमिनियम एलॉयज में डालते हैं. फिर व्हाट आर द अदर यूजेस ऑफ मैग्नीशियम? मैग्नीशियम इज आल्सो यूज्ड फॉर डीऑक्सीडेशन एंड डीसल्फराइजेशन. डीऑक्सीडेशन एंड डीसल्फराइजेशन ऑफ molten iron, right? Yes or no? Okay. Okay, so deoxidation and desulfurization of molten iron. What is the second application of magnesium? The second application of magnesium is to modify the structure of cast iron. Modify the structure of sorry for my handwriting, guys. Modify the structure of cast iron. तो ये cast iron के structure को कैसे modify कर रहा है? See, the point is when we add magnesium to the white cast iron, sorry, when we add magnesium to the gray cast iron, the gray cast iron, the shape, the shape of the graphite, the shape of the graphite changes from the shape of the graphite flakes changes from lenticular to nodular. तो बेसिकली ये जो मैग्नीशियम है ये क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है? ये इस्तेमाल किया जा रहा है आपका नोड्यूलर कास्ट आयरन बनाने में. बात समझ में आ रही है? ये देखो, दिस क्वेश्चन हैज बीन आस्क्ड इन गेट 2006, गेट 2007 एंड गेट 2010 and in many PSU examinations कि नोड्यूलर कास्ट आयरन बनाने के लिए हम कौन सा अलॉइंग एलिमेंट का इस्तेमाल करते हैं, एंड द आंसर इज मैग्नीशियम. ठीक है, ये याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. ओके चलो, तो ये दो एप्लीकेशंस हो गए, डीऑक्सीडेशन डीसल्फराइजेशन एज अ अलॉइंग एलिमेंट टू मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ द कास्ट आयरन इन ग्रेफाइट. एंड वन अनदर थिंग इज कि बेसिकली आप मैग्नीशियम को और आप कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हो? मैग्नीशियम को आप और इस्तेमाल करते हो, एनी इंटेलिजेंट स्टूडेंट ऑफ दिस क्लास टेल मैग्नीशियम को आप कहाँ इस्तेमाल करते हो? मैग्नीशियम को आप बेसिकली इस्तेमाल करते हो कहाँ पे? मैग्नीशियम को आप इस्तेमाल करते हो टू मेक व्हाट? टू मेक कैथोड्स. कैथोड्स फॉर व्हाट? कैथोड्स फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन. ठीक है, देखो हम सारे लिंक्स को जोड़ते हुए चलेंगे. वी विल ज्वाइन ऑल द लिंक्स. लाइक बेसिकली वी यूज मैग्नीशियम टू मेक कैथोड्स फॉर कोरोजन प्रोटेक्शन, right? For corrosion protection we basically have two methods. One is sacrificial anodic anodes, yeah, sacrificial anodic way, and the other is impressed current cathodic protection. So in this sacrificial anode we basically use magnesium to make these sacrificial anodes for corrosion protection. तो ये भी कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, 1 या 2 नंबर में, आपको दिमाग में रखना है अपने. ठीक है, ओके चलो. So now this was some of the basics about the magnesium, about the applications of magnesium. Now let's talk about ores of magnesium. तो अगर मैं ओर्स ऑफ मैग्नीशियम की बात करूं तो ओर्स ऑफ मैग्नीशियम में आपका पहला और क्या आ जाता है? आपका पहला और आ जाता है डोलोमाइट.
आपका सेकंड पॉइंट क्या आ जाता है? सेकंड पॉइंट आपका आता है मैग्नेसाइट, राइट। और आपका थर्ड पॉइंट क्या आ जाता है? आपका थर्ड पॉइंट आता है ओलिवाइन। See, basically this dolomite is the primary ore, right? Other ores are found, but they are very they are found in rare quantities. So sometimes what happens na, in many exams they give you a list of ores, right? What they will do, they will give you a list of ores in, let's say, 4 options, and the question would be ki which one of the following is an ore of magnesium, right? So which one of the following is an ore of magnesium? So you must have an idea that it's okay even if you don't remember the chemical composition, doesn't मैटर। व्हाट मैटर्स इज कि आपको ऑप्शंस देख के आप पहचान पाओ कि हाँ ये वाला ऑप्शन मैग्नीशियम का, टिक मार दिए, मिल गया एक नंबर, राइट। सो दिस इज कार्नेलाइट एंड द फिफ्थ वन इज ब्रूसाइट। ओके, सॉरी, ओके, and the fifth one is brucite. So it's not necessary to remember all this, but again one of the sources of magnesium is also sea water. मतलब सी वाटर से भी हमें मैग्नीशियम मिलता है, क्यों? क्योंकि सी वाटर में डिसॉल्व्ड सॉल्ट्स होते हैं इन द फॉर्म ऑफ MgCl2 एंड MgSO4। ओके, ओके, सो डोलोमाइट इज बेसिकली MgCO3। हाँ, मतलब MgCO3। अगर आप देन व्हाट इज मैग्नेसाइट? मैग्नेसाइट इज आल्सो MgCO3। देन व्हाट इज ओलिवाइन? ओलिवाइन इज Mg2SiO4। ओके, एंड व्हाट इज कार्नेलाइट? कार्नेलाइट इज MgCl2 डॉट KCl डॉट 6H2O। लाइक कार्नेलाइट में ऐसा वाटर मॉलिक्यूल्स आपके कंपाउंड में एसोसिएटेड रहता है। एंड व्हाट इज ब्रूसाइट? ब्रूसाइट इज नथिंग बट MgOH होल ट्वाइस। ठीक है, तो ये देखो, ये नाम से याद रखना, ये नाम इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। मतलब भले ही आपके जैसे मैं बोला ना कि बहुत सारे एग्जाम्स में होता है 4 ऑप्शन दे दिया, बोलो ये नाम याद रखना, ये सारे मैग्नीशियम के मेजर ओर्स हैं। सी वाटर और नहीं है, बट आई मीन इट्स अ सोर्स ऑफ मैग्नीशियम। तो जो क्या होता है कि मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रोसेस होता है कॉल्ड द डाउस प्रोसेस। तो डाउस प्रोसेस का इस्तेमाल करके आप बेसिकली सोडियम, मैग्नीशियम जैसे जो मेटल्स होते हैं उनको आप सॉल्ट सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। ठीक है, सॉल्ट सॉल्यूशन से एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। जस्ट फॉर योर इंफॉर्मेशन, बिकॉज you know many PSUs are there which conduct their own examinations. So in those PSUs, in 1 marks question, especially from the extractive section, this question is generally asked. Okay, anyways, so let's talk about the extraction methods. So talking about the um, extraction methods of magnesium, एक्सट्रैक्शन मेथड्स ऑफ मैग्नीशियम। तो एक्सट्रैक्शन की जब आप बात करेंगे तो सबसे जो मेजर मेजर केमिकल रिएक्शन होता है, देखो मैं आपको उतना ही बताऊंगा जितना गेट के लिए नेसेसरी है। पूरी किताब पढ़ के कोई मतलब नहीं है, सिंपल टाइम वेस्ट है, सिर्फ उतना जितना गेट के लिए जरूरी है। CaCO3, MgCO3। अब ये CaCO3 MgCO3 क्या है? This is calcined dolomite. Okay, so this is basically calcined dolomite. So this calcined dolomite मतलब जब हम अब बेसिकली ये है calcined dolomite. This is what? This is basically which ore? This is basically dolomite, right? ये डोलोमाइट ओर है, ठीक है। तो जब आप इसका कैल्सिनेशन करोगे, जब आप इसका कैल्सिनेशन करोगे तो आपको CO.MgO मिलेगा, जिसे हम कह रहे हैं कैल्साइंड डोलोमाइट। And yeah, of course, when you do calcination, since calcination is done in the absence of air, this is also a very important point. Sometimes in MCQs, they ask that
which of the following unit processes in extraction of metals is done in the absence of air? So your answer is calcination. ठीक है, तो देखो एक ही बार में आपको बहुत सारे इंटरकनेक्टेड क्वेश्चंस के आंसर्स मिल जा रहे हैं. The moment you see the question, without wasting time, you have to answer within 30 seconds. Just tick mark calcination. That's it. Okay. So अब ये CaCO3 और मतलब डॉट MgCO3 का कैल्सिनेशन करते हैं तो हमको मिलता है कैल्साइंट डोलोमाइट. अच्छा, अभी आगे बढ़ने से पहले we should look a little back into the history. ठीक है, to master any process, it is very important to know the history of the process. भाई देखो, ऐसा तो नहीं है कि मतलब अरे एक साइंटिस्ट सो रहा था, वो सुबह उठा, उसको सपना आया कि अरे यार मैं अगर डोलोमाइट का कैल्सिनेशन करूंगा तो मेरे को कैल्साइंट डोलोमाइट मिल जाएगा, फिर कैल्साइंट डोलोमाइट का मतलब मैं आगे फर्दर फेरोसिलिकन के साथ रिएक्ट करके मैग्नीशियम बना दूंगा. साइंस कम्युनिटी डजंट वर्क लाइक दैट, राइट? तो साइंस कम्युनिटी क्या करता है, वो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे चलता है. तो एक्सपेरिमेंट्स के बेसिस पे हमें थोड़ा बहुत अभी एक हिस्ट्री थोड़ा सा जानना पड़ेगा. तो लोगों ने क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए? तो पहला एक्सपेरिमेंट था कि लोगों ने सोचा भाई जो तुम्हारा एमजीओ है, अगर एमजीओ को मैं कार्बन के साथ रिएक्ट करूं तो क्या होगा? एमजीओ को मैं कार्बन के साथ रिएक्ट करूंगा तो ठीक है, एमजीओ को अगर मैं कार्बन के साथ रिएक्ट करूंगा तो मेरे को मैग्नीशियम का क्या बोलते हैं गैसियस फॉर्म में मिल रहा है, लाइक वेपराइज्ड फॉर्म में मिल रहा है, सीओ के भी फॉर्म में मिल रहा है. और मतलब बट होल पॉइंट क्या था इस पूरे रिएक्शन का? होल पॉइंट क्या था इस पूरे रिएक्शन का? जो होल पॉइंट था कि ये था कि भाई आपको इसमें टेम्परेचर 1800 डिग्री सेल्सियस के ऊपर देना पड़ रहा था. सो बेसिकली दिस प्रोसेस वाज नॉट एनर्जी इंटेंसिव. कोई भी इंडस्ट्री कभी भी लॉस में काम नहीं करती है. नो इंडस्ट्री, you know, it ever operates what to say, it doesn't operates without profit. So if on an industrial scale you want to produce magnesium and you go by this carbothermic reduction process, you have to raise the temperature greater than 1800 degrees Celsius, which is not energy intensive, right? अच्छा, अभी सेकंड में और क्या काम किया गया? सेकंड में बोला गया क्या? सेकंड में बोला गया कि एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं जिसमें एमजीओ को CaCO2 के साथ रिएक्ट करते हैं, कैल्शियम कार्बाइड के साथ रिएक्ट करते हैं. तो वहां पे हमारा बन रहा था CaO, वहां पे हमारा बन रहा था मैग्नीशियम और वहां पे बना कार्बन. प्रॉब्लम क्या थी इस रिएक्शन में? द प्रॉब्लम वाज दैट हियर impure magnesium was being produced. That was the problem of this particular experiment. Impure magnesium बन जा रहा था. तो ये दोनों ही एक्सपेरिमेंट को इन्होंने खारिज कर दिया कि भाई इंडस्ट्रियल स्केल में इन दोनों प्रोसेसेस के थ्रू तो हम नहीं बना सकते. So what was the third experiment? The third experiment was simple. MgO plus metallothermic reduction. The third experiment was metallothermic reduction. So metallothermic reduction जब किया गया तो बेसिकली एल्यूमिनियम के साथ MgO को रिड्यूस करने की बात की गई. Can you balance this reaction, guys? So this reaction will be, I guess, 3MgO, and this is okay. This is okay. Yeah, this is 3. Yeah, so the reaction is balanced. So this metallothermic reduction process was also used as a trial basis, right? But it was also considered not successful, right? तो अभी मतलब ये रिएक्शन बेसिकली आपका हो रहा है 1200 डिग्री सेल्सियस के अराउंड, बट अगेन इट वाज नॉट कंसिडर्ड कमर्शियली. ठीक है, अभी प्रॉब्लम क्या थी? तो प्रॉब्लम थी कि भाई या तो कोई प्रोसेस में बहुत ज्यादा टेम्परेचर लग रहा है, या तो कोई प्रोसेस में मैग्नीशियम की रिकवरी अच्छी नहीं हो रही है,
या तो फिर कोई प्रोसेस इकोनॉमिकली वायबल नहीं है, मतलब मैग्नीशियम का ग्रेड भी अच्छा मिल रहा है लेकिन मतलब हमें एनर्जी बहुत ज्यादा एक्सपेंड करनी पड़ रही है, या जो रॉ मटेरियल्स यूज हो रहा है वो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है. So the first successful process in the reduction of calcined dolomite was with ferrosilicon. This was the first successful process. ठीक है, तो इस सक्सेसफुल प्रोसेस को नाम दिया गया पिजन प्रोसेस का. पिजन प्रोसेस. ओके, सो पिजन प्रोसेस का बेसिक रिएक्शन क्या है? पिजन प्रोसेस का बेसिक रिएक्शन दो है. ठीक है, क्या क्या है पिजन प्रोसेस का बेसिक रिएक्शन? द फर्स्ट रिएक्शन इज, जो हमें डोलोमाइट और जिसकी हम बात कर रहे हैं उसका मैं करूंगा क्या? उसका मैं करूंगा कैल्सिनेशन. So this dolomite ore is calcined at a temperature of 660 degrees Celsius. In many exams such as Midhani and BDL, they even ask the temperature which is required during the reaction. तो आप सबको ये भी ध्यान रखना है, ठीक है, कि कौन सा रिएक्शन किस टेम्परेचर पे हो रहा है. तो it is calcined at 660 degrees Celsius to produce MgO, that is calcined dolomite, right? And the second is, this calcined dolomite is reacted with ferrosilicon. This calcined dolomite is reacted with ferrosilicon at a temperature of 1100 degrees Celsius to 1200 degrees Celsius to produce, like both are in solid form, to produce magnesium vapors, right? And the other byproducts will follow by. ओके, सो बेसिकली आपका रिएक्शन का चैम्बर कैसा दिखता है? आपका रिएक्शन का चैम्बर दिखता है कि मतलब आप देखो, आपके ऐसे मतलब एक रिएक्शन होता है, उसमें उसमें यहाँ पे आपके बैफल प्लेट्स लगे होते हैं, तो यहाँ पे आपके कैल्साइंड डोलोमाइट होता है, इसमें आपका फेरोसिलिकन जाके यहाँ पे इससे रिएक्ट करता है, और जो मैग्नीशियम के वेपर्स होते हैं वो बेसिकली हाई टेम्परेचर पे होते हैं, राइट? द टेम्परेचर इज वेरी हाई, सो वी नीड टू कूल डाउन द टेम्परेचर. एज एन इंजीनियर, आप किसी भी इंडस्ट्री को जब आप ज्वाइन करते हो, आप कोई भी इंटरव्यू में जब आप बैठते हो, तो इंटरव्यूअर आपका अप्रोच देखता है. सो वन ऑफ द क्वेश्चंस व्हिच वाज आस्क्ड टू मी during, I think, the interview of SAIL, yeah, SAIL के इंटरव्यू के समय, and even in BRC interview also they asked me this question कि भी मैग्नीशियम का जो वेपर होता है वो तो बहुत हाई टेम्परेचर पे होता है, तो उसको आप कूल कैसे करोगे? तो बेसिकली ये जो होते हैं बैफल प्लेट्स होते हैं, ये बैफल प्लेट्स रिएक्टर के अंदर ये कूल करते हैं, कूल द vapors, cool the magnesium vapors. Okay, so when these magnesium vapors travels and contacts with these baffle plates, तो ये बेसिकली कूल डाउन हो जाते हैं, और ये जो गैस है ये कूल होके लिक्विड में बदल जाता है, राइट? एंड thus we can easily get pure magnesium. Now another important question is, silicon is the main reducing agent here. एवरीबडी एग्रीज, जो सिलिकॉन होता है वो आपका मेन रिड्यूसिंग एजेंट होता है. तो अगर सिलिकॉन आपका मेन रिड्यूसिंग एजेंट है, तो व्हाई आई एम यूजिंग फेरोसिलिकॉन? व्हाई? देयर आर टू इंपॉर्टेंट रीजंस फॉर दिस. इफ सिलिकॉन इज द मेन रिड्यूसिंग एजेंट, देन वी यूज फेरोसिलिकॉन इन ऑर्डर टू इंक्रीज द एक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन. पहला रीजन तो ये है कि एक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन को बढ़ाना होता है. अभी भाई कोई मुझसे पूछेगा कि सर प्योर सिलिकॉन भी तो यूज कर सकते हैं. अरे अगर आप एक्टिविटी ऑफ सिलिकॉन को बढ़ाओगे तो आपका रिएक्शन रेट भी अच्छा होगा, राइट? और आपका दूसरा रीजन क्या होता है? दूसरा रीजन होता है कि इट इज
economically viable. It is economically viable to produce ferrosilicon than pure silicon. प्योर सिलिकॉन को अगर आपको बनाना है ना, तो आप सोचो कि आपको जोन रिफाइनिंग प्रोसेस करनी है, एंड दिस जोन रिफाइनिंग प्रोसेस इज वेरी वेरी कॉस्टली, राइट? सो बेसिकली इट इज मोर इकोनॉमिकली वायबल टू प्रोड्यूस फेरोसिलिकन, जिसमें आपको सिलिकॉन की रिएक्टिविटी भी अच्छी मिल जाएगी क्योंकि उसकी एक्टिविटी ज्यादा हो जाती है, and second advantage you can get is like it is economically viable, right? Acha. So see what the point is. Abhi now we have read about Le-Chatelier principle. Why I am talking about Le-Chatelier principle, that you will come to know within 2 minutes, right? तो Le-Chatelier principle क्या कहता है कि अगर आपको किसी भी रिएक्शन को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में ड्राइव करना है, लेट अस से अगर एक रिएक्शन है, आप उसको चाहते हो कि बेसिकली द रिएक्शन इज द प्रोडक्ट इज हैविंग more number of gaseous moles as compared to the reactant. If you want to drive the reaction in the forward direction, like you want to get the product, तो हमारा जो रिएक्शन था उसमें बेसिकली रिएक्टेंट था सॉलिड फॉर्म में, और हमारा जो प्रोडक्ट था दैट इज मैग्नीशियम वेपर, वो गैसियस फॉर्म में था, वेपर फॉर्म में था। तो इस रिएक्शन को अगर मेरे को फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कराना है तो मैं क्या करूंगा, मैं बेसिकली यहाँ पे वैक्यूम का इस्तेमाल करता हूँ। व्हाट डू? आई यूज वैक्यूम। सो ऑन द बेसिस ऑफ द ली-चैटलियर प्रिंसिपल, under the influence of the vacuum, we drive this reaction in the forward direction. So this question is also asked कि भाई आप जब पिजन प्रोसेस करते हो तो उसमें वैक्यूम का इस्तेमाल क्यों करते हो? अगर वैक्यूम यूज नहीं करोगे तो क्या होगा? सो द आंसर लाइज इन ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ओके, is it clear to everybody? Okay, now so the actual मतलब how will you frame your answer, ये तो समझाने वाली बात होगी। So in order to frame the answer, you have to say these statements. Actually the reaction is not spontaneous, right? तो हमें उसको स्पॉन्टेनियस बनाना है, तो अब स्पॉन्टेनियस बनाते हैं वैक्यूम को लाके। तो बेसिकली वैक्यूम को लाते हैं ताकि क्या होता है कि हमारा जो प्रोडक्ट साइड में नंबर ऑफ गैसियस मोल्स बढ़ रहा है वो लगातार बढ़ते रहे। हम वैक्यूम यहाँ पे अप्लाई करेंगे, राइट? और वो प्रोडक्ट साइड में बेसिकली जो रिएक्शन है दैट विल कीप ऑन, लाइक द प्रोडक्ट विल कीप ऑन गेटिंग फॉर्म्ड without the risk of any back reaction. Okay, okay, so अच्छा, मैंने अभी आपको डिस्कस किया था कि आपको फेरोसिलिकन का इस्तेमाल करना होता है। इसका एक और रीजन ये होता है कि आप फेरोसिलिकन का इस्तेमाल करते हो क्योंकि इसमें जो आयरन होता है ना, आयरन, दिस Fe, it basically helps to form a ternary phase. It basically helps to form a ternary phase. अब ये ternary phase क्या है? It basically helps to form a, yes sir. Meeting is going to end in just 2 minutes, so I think we should rejoin the same link again. Guys, Okay sir, okay sir, copy the link. Link मैंने chat box में दे दिया है, so just copy that link and rejoin.